Dear students, Assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zahir. Hope you all are good. Today we will start from our second lecture of the course Introduction to Exceptionalities. In this lecture, we will go into depth the categories of exceptionalities. What are the categories of exceptionalities? We have discussed in our first lecture the categories, their classifications. Now we will discuss about our first category. You can also see in your outline, that is intellectual developmental disabilities, जिसे पाकिस्तान में इस टर्म को मेंटली चैलेंज्ड या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के तौर पर जाना जाता है, जबकि इंटरनेशनली ये टर्म जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ रिकग्नाइज की जाती है। अगर हम डेफिनेशन को देखें या डेफिनेशनल डिबेट पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस या बहुत से वर्ड्स जो हैं एक प्रॉपर टर्म यूज़ होने से पहले पास्ट एरा में काफ़ी वर्ड्स को यूज़ किया गया, काफ़ी वर्ड्स की सिलेक्शन हुई, कुछ टर्म्स यूज़ की गई जो कि रीज़नेबल थी भी और नहीं भी अपने अपने एरा में, उन लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए जो कि कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज के साथ थे। So various terms for and definition of intellectual disability have been proposed, adopted and debated over the years. In early times, people with severe cognitive deficiencies were labeled as idiots. Idiot is a Greek word which means people who do not hold public office. मतलब ऐसे लोग जिन्हें public places पे या public offices में जाने की इजाज़त नहीं थी या उनका कोई इख्तियार नहीं था, वो idiots कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही एम्बिकल वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वीक एंड फीबल। 19th सेंचुरी के मिड में इनके लिए एक नई टर्म इस्तेमाल की गई जो कि थी मेंटल डेफिशिएंसी, और 19th सेंचुरी के एंड तक टर्म जो है मेंटल रिटार्डेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी थी, जिसको एक अप्रोप्रिएट टर्म जो है वो समझा जाने लगा काफ़ी अरसे तक। इवन पाकिस्तान में अब भी मेंटल रिटार्डेशन की टर्म या मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन की टर्म ही यूज़ हो रही है फ़िलहाल अब तक। अगर हम यूएस की या मतलब जो हम स्टैंडर्ड्स जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी बात करें तो इन 2007 American Association on Intellectual Developmental Disability ADID uses the term intellectual disabilities, that is more reasonable term, I think so. Intellectual disability की अगर हम definition देखें तो टू डेफिनेशनल डिबेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक आइडिया की डेफिनेशन और दूसरी एडिट की डेफिनेशन। आइडिया क्या है या आइडिया का एक्ट क्या है, आई थिंक आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन में इसको रिव्यू कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन है आइडिया स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। आइडिया के मुताबिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, अब ज़रा डेफिनेशन को हम देखते हैं। सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period that adversely affects a child's educational performance। अब इस डेफिनेशन में तीन मेन क्राइटेरियाज जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डायग्नोसिस के लिए बताए गए हैं, जो कि आइडिया ने बताए हैं। ठीक है, अगर पहला क्राइटेरिया देखें, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग तो है लेकिन सिग्निफिकेंटली सब एवरेज है, मतलब जो नॉर्मल या एवरेज पॉपुलेशन है उसके साथ वो compete नहीं कर पा रहा इंडिविजुअल, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज है, अपने नॉर्म्स, एज, पीयर ग्रुप्स या कल्चर के लोगों के साथ मैचअप नहीं हो रहा उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का, और सिग्निफिकेंटली का मतलब कि रिसर्च बेस्ड है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एग्जिस्टिंग को करंटली विद डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर, मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की सिग्निफिकेंटली सब एवरेज लिमिटेशंस तो हैं लेकिन किसके साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं, अडेप्टिव बिहेवियर के साथ। मतलब सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर्ड है या वो ठीक नहीं है या सब एवरेज है तो बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है,
बल्कि उसके साथ को करंटली एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये दोनों जो डेफिसिट्स हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए डेवलपमेंटल पीरियड से पहले पहले। अच्छा, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं या जो पीरियड है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि करता है। क्लियर? अब आइडिया की डेफिनेशन के बाद हम एडिड की डेफिनेशन को देखेंगे कि एडिड जो है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, ये क्या कहते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन को हम गौर करें तो ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस, अब यहाँ पे आप वर्ड देखें, वहाँ था सिग्निफिकेंट सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यहाँ पे है सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग and stipulates that the disability originates before the age of 18 years। मीन्स वही बात है कि डेवलपमेंटल पीरियड से पहले पहले जो है मैनिफेस्टेशन हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने पहले बात की थी कि सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, ठीक, और उसके साथ को एग्जिस्ट कर रहा हो एडेप्टिव बिहेवियर के डेफिसिट्स भी, तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाती है। एडिट की डेफिनेशन में वो यही बात कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं। वहाँ पे था कि डेफिसिट्स हैं एडेप्टिव बिहेवियर में, लेकिन वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं बोथ एरियाज में, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी और एडेप्टिव फंक्शनिंग में भी। क्लियर? अच्छा, एडिट की अब ये जो डेफिनेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। बेहतर है कि हम उन एजम्पशंस को भी देखें। 5 एजम्पशंस जो एडिट की डेफिनेशन ने दी हैं वो ये हैं, उनमें से पहली assumption को हम पढ़ते हैं कि limitations in present functioning must be considered within the context of community environment typical of the individual's age, peers and culture। मतलब आपने ये तो कह दिया कि intellectual disability है, लेकिन क्या आपने ये देखा है कि intellectual disability या जहाँ पे आपने उसको एक्सेस किया है, बच्चे को एक्सेस किया है, उसके एज ग्रुप के साथ असेस किया है? क्या वहाँ पर आपको पता चला है कि हाँ ये अपने एज ग्रुप से डेविएट कर रहा है? क्या आपने उसे अपने पीयर्स के साथ असेस किया है, सेम कल्चर में रहते हुए असेस किया है? ठीक है, एक पख्तून बच्चे को आप पंजाब में ला के बिठा दें और वहाँ पर एक जैसा टेस्ट अगर उन बच्चों को दिया जाए तो लैंग्वेज बैरियर्स आएंगे, ठीक, कल्चरल बैरियर्स आएंगे, एज बैरियर्स आएंगे, पीयर्स बैरियर्स आएंगे। तो इस वजह से जो लिमिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए जब आपने इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस करना है। तो जो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको स्टडी करने की और इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे को जहाँ असेस किया जा रहा हो वो अपने ही एज ग्रुप, अपने ही पीयर्स और अपने ही कल्चर में रहते हुए असेस किया जा रहा हो। दूसरी चीज़ है वैलिड असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज़ होने चाहिए। जो प्रोसीजर्स हैं असेस करने के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, वो इस तरह से होने चाहिए कि वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को पूरा करते हों। वही एग्जांपल जो पहले लिए कि अगर आप एक पख्तून बच्चे को लाके बिठाया तो उसकी लैंग्वेज और होगी, पंजाब में जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज और होगी, हम उर्दू और इंग्लिश मिक्सअप यूज़ करते हैं। पख्तून के एरिया में वो अपनी लैंग्वेजेस, उनकी सब लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, वो यूज़ करते हैं, इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मीटअप कर रहा हो और इन डिफरेंसेस को दूर कर रहा हो। कम्युनिकेशन डिफरेंसेस ना हो, सेंसरी डिफरेंसेस ना हो, मोटर डिफरेंसेस ना हो और बिहेवियरल फैक्टर्स असेसमेंट को अफेक्ट ना कर रहे हों। फिर उसके बाद थर्ड जो इसकी अजम्पशन है वो ये है, विद इन द इंडिविजुअल लिमिटेशंस ऑफन को एग्जिस्ट विद स्ट्रेंथ्स, कि एक इंडिविजुअल के अंदर भी जो लिमिटेशंस हैं वो ऑफनली को एग्जिस्ट कर रही होती हैं उसकी स्ट्रेंथ्स के साथ। तो सिर्फ लिमिटेशंस को नहीं देखना, आपने स्ट्रेंथ्स को भी स्टडी करना है। उसके बाद है फोर्थ, द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग लिमिटेशंस इज टू डेवलप अ प्रोफाइल ऑफ नीडेड सपोर्ट, कि प्रोफाइल आपने तमाम लिमिटेशंस इकट्ठी करना शुरू की, एक प्रोफाइल बनाना शुरू की, बच्चे का टेस्ट लिया, उसकी असेसमेंट की है, ठीक, उसकी लिमिटेशंस भी लिखी हैं, स्ट्रेंथ्स भी लिखी हैं। अब इन सब चीज़ों का पर्पस उसकी एक प्रोफाइल तैयार करना है। और प्रोफाइल किस लिए तैयार करना है?
नीडेड सपोर्ट, कि उसे किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड अगर बच्चा आपके असेसमेंट के मुताबिक करार पा गया है तो उसकी जो सपोर्ट है वो उसे किस तरह की से प्रोवाइड करनी है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर उसके बाद फिफ्थ अजम्पशन है, विद अप्रोप्रिएट पर्सनलाइज्ड सपोर्ट्स ओवर अ सस्टेन पीरियड द लाइफ फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जनरली विल इम्प्रूव। कि जो नीडेड सपोर्ट या जो सपोर्ट प्लान बच्चे के लिए तैयार किया था वो, सॉरी एक डायलॉग बॉक्स बार बार अपेयर हो रहा है। खैर, जो आपने नीडेड सपोर्ट या बच्चे के लिए जो आपने सपोर्ट प्लान तैयार किया है उसमें हमने ये देखना है कि वो सपोर्ट या वो प्लान जो है इस तरह का होना चाहिए कि वो बच्चे की फंक्शनिंग को टाइम के साथ इम्प्रूव करे। ठीक। अच्छा जी, अगर हम सपोर्ट्स को देखें तो सपोर्ट्स क्या होती हैं। ये जो नीडेड सपोर्ट की बात की है ऊपर भी आई है, डेफिनेशन में भी ये बात हुई है। तो सपोर्ट्स किस तरह की होती हैं। सपोर्ट्स आर डिफाइंड एज रिसोर्सेज strategies that aim to promote the development, education, interests, and personal well-being of a person and enhance individual functioning. सपोर्ट्स वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बच्चे की या इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, उसकी एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, पर्सनल वेलबींग को प्रमोट कर रही है और उसकी कैपेबिलिटीज़ को इतना इन्हांस कर रही है कि वो एट लीस्ट इंडिविजुअल फंक्शनिंग परफॉर्म करने के काबिल हो जाए। Supports needed by a student with intellectual disability are identified during the IEP process. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या प्रोग्राम के दौरान ही हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चा हमारे पास आ गया है या असेस होकर आया है, हमने उसके लिए कौन कौन सी सपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। For adults, an interdisciplinary team decide that what kind of support and what type of intensity of support should be provided to them. जबकि बच्चों के लिए एजुकेशनल लेवल पे टीचर्स ही सिलेक्ट करते हैं या रिलेटेड प्रोफेशनल्स ही सिलेक्ट करते हैं कि किस तरह की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ये थी अजम्पशंस एडेड की डेफिनेशन की। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस की तरफ जाएंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है, ये इसकी टाइप्स कितनी हैं। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू स्कोर होती है। आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है। तो आईक्यू स्कोर की बेस पे जो है ये सिलेक्ट किया जाता है या ये बताया जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आया वो माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है या प्रोफाउंड है। ये कैटेगरीज आप काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हम अपनी क्लास में भी इसको बहुत बार देख चुके हैं। लास्ट जो आप लोगों ने मेरे साथ एक कोर्स पढ़ा था उसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में। खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की जब बात की जाती है तो थ्रू द लास्ट हाफ ऑफ द 20th century intellectual disabilities and people so diagnosed were classified by their डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। मतलब लेवल क्या है, किस लेवल तक आ रही है, रेंज क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है या प्रोफाउंड है। ईच लेवल इनकम्पेंसिंग आ रेंज ऑफ आईक्यू स्कोर्स। अगर माइल्ड लेवल है या बेसलाइन आप जिसे आईक्यू स्कोर कहते हैं तो वो 70, 50 to 55 to 70। मॉडरेट अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसके आईक्यू स्कोर 35 to 42, 50 to 55 है। स्वेयर लेवल है अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का तो 20 to 25 to 35 to 40 है और प्रोफाउंड है तो बिलो 20 to 25 है। अच्छा, जब ये टर्म्स आती हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड, इससे पहले ना कुछ और टर्म यूज़ होती थी। आप लोगों ने अपने स्कूल्स के विजिट्स के दौरान या ऐसे सुना भी होगा कि एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड और ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल होती रही। माइल्ड कैटेगरी को एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड समझा जाता था और मॉडरेट और स्वेयर कैटेगरी को ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड समझा जाता था। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं काफ़ी
अरसे तक इन पे डिबेट चलती रही और एंड पे ये करार पाया कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इनअप्रोप्रिएट हैं, ऑफेंसिव हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जितने भी बच्चे हैं उनको स्टिग्मेटाइज कर रही हैं। सो जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टर्म्स थी जो इनके लिए यूज़ की गई हैं, इनकी कैटेगरीज को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की गई कि किस लेवल की इंटेंसिटी है इनकी डिसेबिलिटी की या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के सब एवरेज या लिमिटेड होने की, तो उसके लिहाज से माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड की कैटेगरीज जो हैं वो क्लासीफाई की गई। कैटेगरीज को देखने के बाद हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट किस तरह से होती है कि बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ है, हमने ये चीज़ असेस करनी है तो किस तरह से करनी है। इसके दो क्राइटेरियाज हैं आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट के। पहला क्राइटेरिया है असेसिंग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और दूसरा क्राइटेरिया है असेसिंग एडेप्टिव बिहेवियर। जैसे कि आपने डेफिनेशन में भी देखा, एडिट की डेफिनेशन में भी क्या था कि बोथ एरियाज में लिमिटेशंस हैं, एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर में, और सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं। और आइडिया की डेफिनेशन के मुताबिक सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है और दूसरी बात उनकी क्या थी कि डेफिसिट्स हैं एडेप्टिव बिहेवियर में। तो इन दोनों चीज़ों को असेस करने के बाद हम कहते हैं कि हाँ बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ है। तो पहली चीज़ जो है वो है असेसिंग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि जब आपने इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस करना है बच्चे की तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटेलिजेंट क्वोशंट या आईक्यू स्कोर जो है ये डिटरमिन करते हैं कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो क्या है। अच्छा, जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये जो फिगर है ये क्या है। ये एक बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक, जो कि आईक्यू स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आईक्यू टेस्ट जो हैं वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं? आप प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल करें, कुछ आईक्यू टेस्ट देखें, और आईक्यू टेस्ट जो हैं वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट मौजूद हैं, आप वो भी देखें कि वो आईक्यू टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, किस तरह से उन्हें यूज़ किया जा सकता है। ये प्रोफेशनल की हेल्प से यूज़ होते हैं, वैसे तो नहीं यूज़ होते। जो कॉमनली यूज आईक्यू टेस्ट है वो वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है या स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल भी है। ये दो जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईक्यू टेस्ट स्केल्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस करने के लिए यूज़ होते हैं। सो जब आपके पास आईक्यू स्कोर्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक, तो हम उसको बाकी पॉपुलेशन या बाकी जो आपकी नॉर्म्स हैं उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं या कैसे डेविएट करके बताते हैं कि ये जो बच्चा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ है। अच्छा, आप ये देखें, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज, वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा एवरेज। अब एवरेज से अगर आप राइट साइड पे देखते जाएं तो +1 +2 +3 +4 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, अबव एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो बिलो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। अच्छा जी, अब जो आईक्यू या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो कहती है वो ये कहती है कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब मैनिफेस्ट होना शुरू होती है या कब हम कहते हैं कि कहाँ तक स्कोर आएंगे तो हम ये कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। मतलब जो बच्चे के स्कोर्स हैं वो मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे होने चाहिए, ठीक। अब ये देखें आप, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज, ये एरिया जो है ब्लू भी किया हुआ है, ठीक। Approximately 2.3% of the US population is intellectually have intellectual developmental disabilities. Well, अब अगर हम ये नॉर्मल कर्व को देखें तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है कि आईक्यू स्कोर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ये कर्व जो है, जो हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन की बात करते हैं तो इस तरह से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन है। अच्छा, जब आईक्यू टेस्टिंग की बात आती है तो इसमें फ्यू कंसिडरेशंस हैं जो कि हमें काफ़ी
ज़्यादा देखनी पड़ती हैं जब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस करने की बात आती है। तो जो पहली कंसिडरेशन है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज़ अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब किसी ने आज तक इंटेलिजेंस को देखा नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक, हम सिर्फ इन्फ्रेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं या हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस कोई चीज़ है। दूसरा कंसिडरेशन ये है कि एन आईक्यू टेस्ट मेजर ओनली हाउ अ चाइल्ड परफॉर्म्स एट वन पॉइंट इन टाइम ऑन द आइटम्स इंक्लूडेड ऑन द टेस्ट। मींस आईक्यू टेस्ट जो है वो सिर्फ ये मेजर करता है कि बच्चा एक वक्त में बैठे हुए कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक, और उन आइटम्स जो कि टेस्ट में इंक्लूड हैं उनको किस तरह से देख रहा है। अच्छा, बहुत सी और भी कंसिडरेशंस आती हैं टेस्टिंग के दौरान। हो सकता है कि आपने बच्चे की एक दफ़ा असेसमेंट की, ठीक है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन क्या आपने उसका एनवायरनमेंट देखा जहाँ पे आपने टेस्ट लिया, क्या वो फ्रेंडली था। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे होते हैं इन्हें रूम कलर, लाइटनिंग, स्पेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो हो सकता है कि टेस्ट का एरिया जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया गया वो ऐसा हो जो कि एयरी ना हो, लाइटेड ना हो और कलरफुल ना हो, तो बच्चा जो है वहाँ पर सही परफॉर्म नहीं कर सका। इस वजह से सिर्फ एक टाइम के रिजल्ट्स पे या एक टाइम के टेस्ट पे एक दफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि आईक्यू टेस्टिंग तब ही बेहतर होती है, रिजल्ट्स तब ही बेहतर आते हैं जब बार बार कंडक्ट किए जाएं। और जब स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट की बात की जाती है तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कि एक से ज़्यादा बार कंडक्ट करके सेम रिजल्ट्स देते हैं। उसके बाद थर्ड कंसिडरेशन क्या है, आईक्यू स्कोर कैन चेंज सिग्निफिकेंटली। आईक्यू स्कोर जो हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकते हैं। आईक्यू स्कोर ऑफन इंक्रीज ओवर टाइम, particularly in the 70 to 80 range, where diagnostic decisions are not so clear-cut. Examiners are hesitant to diagnose intellectual disability on the basis of an IQ score that might increase after a period of intensive systematic intervention. IQ score जो है वो significantly change भी होता है टाइम के साथ साथ। आईक्यू स्कोर में चेंजिंग आती रहती है। ज़ाहिर है बच्चे पे आप काम कर रहे हैं, वो नीडेड सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आईक्यू स्कोर के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। सिर्फ इंटेलिजेंस के या आईक्यू के स्कोर पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। मोटिवेशन लेवल, टाइम, लोकेशन ऑफ द टेस्ट इज़ ऑल्सो मैटर। ठीक है, कि मोटिवेशन का लेवल क्या था उस वक्त स्टूडेंट का जब टेस्ट लिया, उसके बाद लोकेशन कैसी थी, टाइम कैसा था, बायसनेस तो नहीं थी टेस्ट में, या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बायस तो नहीं था उस बच्चे के साथ टेस्ट लेते हुए। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग ये कहा जाता है कि एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। उसके बाद आ रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी कल्चरली बाइस्ड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि प्राइमरीली वाइट मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही हो, ठीक है, लोअर क्लास लोगों को ज़्यादा अहमियत ना दी जा रही हो, या जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्टली टेस्ट जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जो कि बहुत से ऐसे लोग जो कि इंग्लिश से वाकिफ़ ना हो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे या जिनकी अभी लैंग्वेज या वोकेबलरी डेवलप ना हुई हो, जिनको वर्बल एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती हो। उसके बाद आ रहा है एन आईक्यू स्कोर शुड नेवर बी used as the sole basis for making diagnosis of intellectual disability or a decision to provide or deny special education services। कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या बच्चे को लेबल करना है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, या उसको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है, दो तरह के डिसीजन होते हैं कि स्पेशल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, और डायग्नोसिस का डिसीजन। तो सिर्फ आईक्यू स्कोर जो है वो सोल बेसिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन में भी बताया कि अडेप्टिव बिहेवियर जो है उस कंस्ट्रक्ट को भी हम साथ देखते हैं जब हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की बात करते हैं या उसको असेस करने की बात करते हैं। तो ठीक है, सिर्फ आईक्यू स्कोर की बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। एन आईक्यू स्कोर शुड नॉट बी यूज्ड टू डिटरमिन आईएपी ऑब्जेक्टिव।
आईपी ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ आईक्यू स्कोर की बेसिस पे नहीं बनाने चाहिए। आईपी ऑब्जेक्टिव हमेशा जो है बच्चे की पास्ट हिस्ट्री, बच्चे की फैमिली हिस्ट्री, बच्चे का करंट स्टेटस, उसके स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, उसके बाद आईक्यू और उसके अडेप्टिव बिहेवियर स्केल के रिजल्ट्स को देखते हुए बनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ सोल पर्पस आईक्यू स्कोर को नहीं लेना चाहिए आईपी के ऑब्जेक्टिव्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यहाँ पे ये बताया गया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी सेकंड असेसिंग आ जाती है अडेप्टिव बिहेवियर की। पहले तो था कि असेसमेंट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की कैसे करनी है, अब दूसरी बात यह है कि अडेप्टिव बिहेवियर को कैसे असेस करना है। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि अडेप्टिव बिहेवियर होता क्या है। अडेप्टिव बिहेवियर इज द कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स दैट हैव बीन लर्न्ड बाय पीपल इन ऑर्डर टू फंक्शन इन देयर एवरीडे लाइव्स। पहली चीज़ क्या थी, कलेक्शन है कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स की। ठीक है, ये तीनों स्किल्स मिलके जो है अडेप्टिव बिहेवियर बनाते हैं, जो कि एक इंसान के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। ठीक, आईक्यू जो टेस्टिंग है, अडेप्टिव बिहेवियर की जो टेस्टिंग है वो हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आईक्यू टेस्टिंग के लिए वेक्सलर स्केल है, स्टैनफोर्ड बीने स्केल है, जो कि आईक्यू टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो अडेप्टिव बिहेवियर के लिए अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स अवेलेबल हैं। एडिट का अपना डायग्नोस्टिक अडेप्टिव बिहेवियर स्केल है, वाइनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स की सीरीज़ हैं। ठीक, इसके अलावा काफ़ी बहुत ज़्यादा अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स हैं। इवन मैंने खुद भी अपने एमफिल की स्टडी में अडेप्टिव बिहेवियर स्केल भी ही डेवलप किया था। तो आप आईक्यू टेस्टिंग और अडेप्टिव बिहेवियर के सैंपल्स जो है वो नेट से सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम अडेप्टिव बिहेवियर को फर्दर एक्सप्लोर करें कि अडेप्टिव बिहेवियर होता क्या है, तो सबसे पहले जो स्किल्स की बात की गई थी वो कंसेप्चुअल थी, दूसरी सोशल स्किल्स और तीसरी प्रैक्टिकल स्किल्स। जब कंसेप्चुअल स्किल्स की बात आती है तो कंसेप्चुअल स्किल्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग, रीडिंग, writing, using number concepts such as those involved in counting and telling time. कंसेप्चुअल स्किल्स ऐसी स्किल्स जिनमें लैंग्वेज का यूज़ हो रहा हो, चाहे वो बोलनी है, चाहे वो लिखनी है, चाहे वो सुननी है, चाहे वो पढ़नी है। ठीक है, और नंबर का यूज़ हो रहा हो। अब नंबर का यूज़ भी काउंटिंग करने के लिए या टाइम बताने के लिए या सिचुएशन बताने के लिए, ठीक, डेज बताने के लिए। तो ये कंसेप्चुअल स्किल्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जिनकी इम्पेयर्ड हो तो उनमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको कंसेप्चुअल स्किल्स अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, लैंग्वेज इतनी इंप्रूव नहीं होती है, रीडिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती हैं, या राइटिंग अच्छी नहीं होती है, या उनका नंबर्स याद नहीं रहते हैं, या टाइम टेलिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद है सोशल स्किल्स। अडेप्टिव बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो अडेप्टिव बिहेवियर में जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है वो सोशल स्किल है। सोशल स्किल्स क्या हैं? गेटिंग अलोंग विद अदर्स, बीइंग रिस्पॉन्सिबल ग्रुप मेंबर, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, फॉलोइंग रूल्स एंड ओबेइंग लॉज, अवॉइडिंग बीइंग विक्टिमाइज्ड। अच्छा, ये कुछ सोशल स्किल्स हैं। कोई एक सोशल स्किल जो है वो आपको काफ़ी अजीब सी लग रही होगी। ठीक है, लास्ट वन, अवॉइडिंग बीइंग विक्टिमाइज्ड। ठीक, हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं वो अपने आप को मैनेज कर लेते हो, अच्छा मैनेज कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को भी किसी हद तक सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये बच्चे फेस करते हैं वो बुलिंग की फेस करते हैं या विक्टिमाइज्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसी सोशल स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने आप को विक्टिम होने से बचा सकें। ठीक, अगर वो जल्दी विक्टिमाइज हो जाते हैं, जल्दी बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, एक अच्छे ग्रुप मेंबर नहीं बन सकते हैं, या दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनकी सोशल स्किल्स जो हैं वो इम्पेयर्ड हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के साथ साथ। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाती हैं जो कि डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, सच एज ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ईटिंग, जॉब स्किल्स, हेल्थ केयर स्किल्स, ट्रैवलिंग एंड कम्युनिटी स्किल्स, फॉलोइंग शेड्यूल्स, मेंटेनिंग वंस हेल्थ एंड सेफ्टी, मेकिंग परचेजिंग एंड यूजिंग द फ़ोन। तो ये सारी स्किल्स जो हैं ये प्रैक्टिकल स्किल्स कहलाती हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है? एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर में। ठीक, कि आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट जो है, अगर आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की करनी है तो आपने दो चीज़ों को असेस करना है। पहली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को आईक्यू स्कोर को यूज़ करते हुए, और दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर को। एडेप्टिव बिहेवियर को किस तरह से?
अडेप्टिव बिहेवियर कंस्ट्रक्ट या अडेप्टिव बिहेवियर के जो स्केल्स अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ करते हुए। और अडेप्टिव बिहेवियर में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सैम्पल्स। आपकी असाइनमेंट जो इस लेक्चर की है वो ये है कि आपने सैम्पल्स जो हैं इंडिविजुअली इकट्ठे करने हैं टेस्ट आइटम्स के, जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, मतलब रेफरेंस देना है कि ये किस टेस्ट का आइटम है। जैसे आपने वेक्सलर स्केल का यूज़ किया है या स्टैनफोर्ड बीने का यूज़ किया है, तो आईक्यू टेस्टिंग के लिए अलहदा से सैम्पल्स आपने इकट्ठे करने हैं और अडेप्टिव बिहेवियर टेस्टिंग के लिए आपने अलहदा से सैम्पल्स इकट्ठे करने हैं। ठीक, कि एक जो है टेम्पलेट्स आपने अपना अपना सबमिट करवाना है कि आईक्यू टेस्टिंग के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है और अडेप्टिव बिहेवियर टेस्टिंग के लिए ये टेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको ये समझ आई है? ठीक, अच्छा जी, उसके बाद हम जो है इसको समराइज़ करते हुए ही देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की हमने डेफिनेशन देखी है आज। ठीक, डेफिनेशन में भी उसका क्राइटेरिया देखा है कि पास्ट एरा में किन किन नामों से इन लोगों को याद किया जाता था। ठीक, या इनको रिकग्नाइज कैसे किया जाता था पास्ट एरा में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, और पास्ट एरा से लेके अब तक जो है किस तरह से ये टर्म जो है रेवोल्यूशनाइज्ड होकर जो है एक सोफिस्टिकेटेड टर्म हमारे पास आई है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होनी चाहिए बोथ एरियाज़ में, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और अडेप्टिव बिहेवियर में। और ये दोनों जो लिमिटेशंस हैं ये मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए डेवलपमेंटल पीरियड एट इज़ 18 ईयर्स, बिफोर 18 ईयर्स। ठीक, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन आपने देखी है कि माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड लेवल्स हैं। आईक्यू स्कोर की भी ये आईक्यू स्कोर की क्लासिफिकेशन है ना, अडेप्टिव बिहेवियर की भी यही सेम क्लासिफिकेशन अडेप्टिव बिहेवियर के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट है कि वो कैसे असेस करना है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को असेस करना है और दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर को असेस करना है, तो कैसे असेस करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड लेक्चर था आज तक का। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को अपने नेक्स्ट लेक्चर में। असाइनमेंट जो है इस लेक्चर की आपकी ये थी कि आपने आईक्यू टेस्टिंग के और अडेप्टिव बिहेवियर टेस्टिंग के जो है टेस्ट के सैंपल्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, और वो आपने अपने 2-2 सैंपल्स जो हैं हर टेस्टिंग के लिए सबमिट करवाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।